शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ, ऐसी खौफनाक कहानियाँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी फ़ातिमा शेयर कर रही हैं। फ़ातिमा कहती हैं, मैं मुल्तान की रहने वाली हूँ और आपके साथ अपनी और अपनी फ्रेंड की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड जिसका नेम राबिया था, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। हम लोग शुरू से एक ही स्कूल में पढ़ी थी और हम लोगों ने एडमिशन भी एक ही कॉलेज में लेना था। हम लोगों ने जब हम लोगों के फर्स्ट ईयर में हम लोगों को एडमिशन हुआ तो एक प्राइवेट कॉलेज था, हम लोगों ने वहाँ पर एडमिशन ले लिया। वो बहुत बोरिंग कॉलेज था क्योंकि अभी वो कॉलेज बिल्कुल नया बना था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते थे, बहुत कम स्टूडेंट्स थी अभी। सेकेंडली हम लोग थे भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, तो अभी इतने ज़्यादा एडमिशन्स भी नहीं हुए हुए थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरी जो फ्रेंड राबिया थी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था और वो बार बार ये कह रही थी कि मुझे क्लास में नहीं बैठना, चलो बाहर चलते हैं। मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है। हम लोगों का जो लेक्चर था उस दिन हम लोगों की मैम भी नहीं आई थी, तो हम लोग सारी लड़कियाँ क्लास में बैठी हुई थी, हम लोग बाहर निकल आई। अब हम लोग जिस साइड पर जा रही थी वो बिल्कुल कॉलेज की बैक साइड बनती थी। कैंटीन कॉलेज की दूसरी साइड पर थी। ये हिस्सा जो था ये वॉशरूम वाली साइड पर था, लेकिन वॉशरूम इसके सामने थे। ये मेन वॉशरूम वाली जगह नहीं थी। वॉशरूम के सामने बिल्कुल एक गैलरी सी थी, वहाँ पर उसकी एक दीवार थी, उस दीवार के साथ बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए थे। तो हमने ये सोचा कि वो बड़ी पुरसकून सी जगह है, तो उस तरफ जाकर बैठते हैं। हम लोगों ने कैंटीन से खाने पीने की कुछ चीज़ें लीं, तो हम लोग दोनों उधर आकर बैठ गए। तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था। अभी हम लोग बातें कर रही थी, खा पी रही थी, एकदम से जिस तरफ दरख्त थे उस तरह से हम लोगों को इस तरह से आवाज़ आने लगी जैसे कोई छोटा सा बच्चा रो रहा है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, जैसे कोई बिल्कुल पैदा हुआ हुआ बच्चा रोता है, वैसी आवाज़ थी। हम लोगों ने जब बच्चे की इतनी क्लियर रोने की आवाज़ सुनी, हम लोग फ़ौरन से उठी, हमने इधर उधर देखा क्योंकि हम लोगों का जो कॉलेज था वो ऐसी जगह पर था जिसके सराउंडिंग में कोई भी घर नहीं था। यानी वहाँ पर कुछ एक दो हॉस्टल्स थे और उसके अलावा वो गली बंद थी। यानी उसमें एक हम लोगों का वो कॉलेज का बैक साइड बनती थी जो वो गली बंद थी, और मेन जो था वो बिल्कुल रोड पर था, वहाँ पर कोई घर नहीं थे और 2 हॉस्टल थे उस गली में। तो हम लोगों को बड़ा अजीब लगा कि यहाँ पर कौन बच्चा रो सकता है। फिर हम लोगों को ये लगा शायद यहाँ पर जो कैंटीन पर आंटी हैं उनका कोई बच्चा ना हो, तो इधर शायद उन्होंने छाँव में लिटाया हो उसको। गर्मी का मौसम था, हम लोग भी एक दरख्त के छाँव में ही बैठी हुई थी। हम लोग उठी, जिस दरख्त के पास से हम लोगों को बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ आ रही थी। जब हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर कोई बच्चा नहीं था, किसी बच्चे का नामो निशान नहीं था। हम दोनों ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। हम लोग थोड़ी डर गई। मेरी फ्रेंड कहती कि चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। पहले भी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मैंने ये सोचा कि चलो, मैं इसकी ज़िद नहीं करती, तो हम लोग वापस क्लास की तरफ आ गए। उस रात की बात है जब मैं घर वापस आई, वो भी घर वापस गई, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे इतना डर लग रहा था, मेरा सर भारी हुआ हुआ था। जैसे मेरी आंख बंद होती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाली कोई औरत नज़र आती थी, और वो औरत जो थी उसके पास एक छोटा सा बच्चा था, और वो मुझे अपना कॉलेज ही नज़र आता था, बिल्कुल वही जगह नज़र आती थी जैसे वो वहाँ पर बैठी हुई है, मैं और मेरी फ्रेंड भी वहाँ पर बैठे हैं। फिर मेरी आँख खुल जाती थी। 2 से 3 बार मेरी आँख खुली तो मैंने उठकर पानी पिया। मैं फिर आकर अपने रूम में लेट गई। मेरे रूम का जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। गर्मी, बहुत शदीद गर्मी भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा ऐसी गर्मी नहीं थी कि बंदा कमरे में सो ही ना सके। मार्च था,
मैं अपने कमरे में अकेली सोती थी। मेरे रूम के साथ ही मेरी अम्मी और मेरी बड़ी बहन सोई हुई थी साथ वाले रूम में। एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हम लोगों के सहन में कोई चल फिर रहा है, लेकिन उसकी हाइट बहुत छोटी है और वो जो उसका जिस्म था वो बहुत ज़्यादा भारी सा था, लेकिन कद बहुत छोटा था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी बाहर कौन चल फिर रहा है, क्योंकि मेरी हाइट भी नॉर्मल थी, मेरी सिस्टर की अम्मी की हाइट भी नॉर्मल थी। इतने छोटे कद का तो हमारे घर में कोई था ही नहीं। वो कद ज़्यादा से ज़्यादा भी होगा तो 3 अढ़ाई 3 फीट था, इससे ऊंचा कद नहीं था। वो बाकायदा चल फिर रहा था हमारे सहन में कोई, लेकिन चलने का जो स्टाइल था वो ऐसा भी नहीं था कि जैसे कोई बच्चा चल रहा होता है। हम लोगों के घर में कोई बच्चा भी नहीं था। जैसे मैंने उठकर बाहर जाकर देखा तो वो जो कुछ भी था वो हम लोगों के बिल्कुल जो गेट वाली जगह थी वहाँ तक वो पहुँच गया था। ब्लैक उसका जिस्म था सारा। मैंने पूछा कि कौन है बाहर, क्योंकि साथ ही अम्मी का रूम था, बरामदा था आगे। वो जो गेट की तरफ जो भी गया था, हमारा छोटा सा गैरेज था। मैंने अम्मी को फ़ौरन जगाया कि अम्मी सहन में कोई चल फिर रहा था, तो मैंने अभी किसी को गैरेज में जाते देखा है। अम्मी ने कहा कि मैं भी उठ कर देखती हूँ। अम्मी ने सारी लाइट्स ऑन की। अब्बू जो थे, अब्बू और भाई वो ड्राइंग रूम में सो रहे थे, तो हम लोगों ने फ़ौरन से सहन की भी लाइट जलाई। जब जाकर देखा तो कोई भी नहीं था, बिल्कुल हम लोगों के गैराज में कोई भी नहीं था। फिर हम लोग वापस आ गए। मुझे डर लग रहा था, मैं अम्मी के पास जाकर सो गई। सुबह मैंने ये बात अपनी फ्रेंड को भी बताई, राबिया को। राबिया ने कहा कि उसे भी सारी रात नींद नहीं आई, वो भी डरती रही है। वो बार बार ये कह रही थी कि जब भी मैं सोने की कोशिश करती थी मुझे ऐसा महसूस होता था मेरे बाल कोई खींच रहा है। वो और उसकी सिस्टर इकट्ठी एक रूम में सोती थी। तो कहती मैं बार बार उठकर देखती थी तो मेरी सिस्टर सो रही होती थी, लेकिन मैं जब भी मेरी आंख लगती थी मेरे बाल कोई बैक साइड से मेरे बाल खींचता था, जिस तरफ मेरी कमर थी। तो था नज़र मुझे कोई भी नहीं आया। अब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। शायद हम लोग जो उस गैलरी की तरफ गए थे तो बच्चे के रोने की आवाज़। फिर मैंने और आबिया ने कहा कि चलो आज ज़रा दोबारा उधर जाकर देखते हैं आज बच्चे की आवाज़ आती है या नहीं। हम लोग वहाँ पर चली गई। जिस दरख्त के नीचे हम लोग बैठी थी सेम उसी दरख्त के नीचे हम लोग बैठी हुई थी। तो छुट्टी के बाद की बात है। काफ़ी शोर था। जब वो छुट्टी होती है तो एकदम से क्लासरूम खाली होते हैं, तो लड़कियों का शोर था। थोड़ी देर के बाद वो शोर बिल्कुल थम गया। तकरीबन लड़कियाँ जा चुकी थी, हम लोगों की वैन थोड़ी देर से आती थी। अभी हम लोग वहाँ पर बैठी हुई थी, बातें ही कर रही थी, तो एकदम से राबिया ने चीखना शुरू कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आई कि इसको क्या हुआ है, ये क्यों चीख रही है। और वो बहुत ज़ोर से चीख रही थी। उसके चीखने की आवाज़ सुन के अभी कॉलेज में कुछ लड़कियां थीं, वो भी भाग कर आ गई कि पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं उसको बार बार पूछना चाह रही थी कि तुम्हें हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही, लेकिन उसने बस वो चीखे जा रही थी आंखों पर हाथ रख के। फिर हमारी एक मैम भी आई, उसको हम लोग लेकर तो दोबारा से गए कि इससे पता चले कि ये क्यों इतना चीख रही है। स्टाफ रूम में लेकर आए, पानी पिलाया। बस वो ये कहती मैंने घर जाना है, मैंने घर जाना है। थोड़ी सी नॉर्मल हुई तो उसने फिर सबको ये बताया कि जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए थे उस रग के साथ उसने बहुत डरावनी शक्ल में, जैसे कोई बंदर नुमा कोई चीज़ होती है, लेकिन वो बंदर नहीं था, उसका सिर्फ चेहरा बंदर की तरह था। उसकी जो हाइट थी वो ऐसी थी जैसे किसी बच्चे की हाइट होती है। 3 फीट की हाइट थी। कहती बहुत ज़्यादा उसका जिस्म भी बहुत बड़ा था, बहुत मोटे जिस्म का था। जिस्म पर बहुत बाल भी थे और चेहरा ऐसा था जैसे बंदर का होता है। और वो देखकर हंस रहा था, वो दरख्त के साथ खड़ा था। जैसे इसने देखकर चीखना शुरू किया वो गायब हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा अजीब सिचुएशन, उसे बहुत सा बुखार हो गया और वैन में भी वो रोई जा रही थी। जब हम लोगों ने उसको घर छोड़ा मैंने उसकी अम्मी को भी ये बताया कि ये डर गई ऐसे इस तरह से। उसके बाद मैं भी डरने लग गई। रात के टाइम मुझे बाकायदा अपने कमरे में कोई आता जाता महसूस होता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं अपने कमरे में, तीसरे दिन की बात है, तीसरी रात की बात है, मैं अपने कमरे में सो रही थी। मुझे अपने रूम के अलावा नींद नहीं आती थी। आज मुझे इतना डर लग रहा था कि मैंने रूम डोर बंद कर लिया। जैसे मैंने रूम डोर बंद किया तो थोड़ी ही देर के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा जिस तरह से मेरा गला कोई दबा रहा है। बाकायदा मेरे ऊपर, मुझे अपने जिस्म के ऊपर वेट फील हो रहा था। अब मैं चीखना भी चाह रही थी और अम्मी को बुलाना चाह रही थी, लेकिन ना मैं हिलजुल भी नहीं पा रही थी और बोला भी नहीं जा रहा था। एकदम से ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कोई चीज़ पीछे हटी है। मैं फ़ौरन छुट्टी में कमरे से बाहर भागी। मैंने अम्मी को ये बात बताई तो अम्मी ने कहा कि इधर आकर मेरे पास सो जाओ। मैं अम्मी के पास जाकर सो गई। बहुत मुझे डर लग रहा था, नींद नहीं आ रही थी।
तकरीबन आधा पौना घंटा गुजरा होगा, एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से मेरे दोनों पाँव किसी ने पकड़े हैं। मेरे पाँव पकड़ लिए थे किसी ने बाकायदा। अब जब मेरे दोनों पाँव किसी ने पकड़े, उसके हाथ बहुत ज़्यादा बड़े और गर्म थे। जैसे ही मैंने गर्दन उठाकर देखा, वही मखलूक, सेम वही चीज़ जो राबिया ने बताई थी, मेरे पैरों की तरफ वो खड़ा हुआ था। वो बहुत डरावना था। मैं इतना ज़ोर से चिल्लाई कि मैं बेहोश हो गई। मेरे घर वाले कहते हैं कि मुझे सुबह तक होश नहीं आया था। जब मुझे होश आया तो बहुत सा बुखार था। फिर अम्मी ने मुझे दम करवाने के लिए लेकर गए। मेरी फ्रेंड राबिया और उसकी अम्मी भी हमारे घर आए। राबिया को भी वो हर जगह दिखाई देने लग गया था। बाकायदा वो ये कहती थी कि मैं लेटी होती थी तो मुझे ऐसा लगता था मेरे पास आकर कोई लेटा है। वही हाइट, वही जिस्म, वही शक्ल, जैसे कोई बंदर होता है। बहुत डरावना। फिर जब हम लोगों ने दम करवाया तो वो एक आमिल साहब थे, उनका ये कहना था कि जिस जगह पर, कॉलेज के जिस हिस्से में ये लोग जाकर बैठती रही हैं, वो जगह सेफ ज़्यादा थी, वहाँ पर जिन्नात थे बहुत ज़्यादा। पहले दिन उन्होंने इनको अपना आप ज़ाहिर करवाया, बच्चा रोया जब, तो ये लोग नहीं वहाँ से गई। सेकेंड, इन लोगों ने परफ्यूम बहुत लगाया हुआ था, वो मखलूक इनके साथ आ गई। दूसरे दिन उसने अपना असल चेहरा इनको दिखाया क्योंकि ये दोबारा उसकी जगह पर गई। फिर हम दोनों फ्रेंड्स ने फिर बहुत ज़्यादा इलाज करवाया। हम लोगों ने 3-4 माह लगातार हम लोगों ने दम करवाया, तावीज़ लिए, तब हम लोग ठीक हुए। हम लोग इतना खौफज़दा हुए कि हम लोगों ने FA उसी कॉलेज से किया था, लेकिन हम लोग कभी भी गलती से कॉलेज के उस हिस्से में नहीं जाते थे। बहुत सी लड़कियां वहाँ से डरी थी। बहुत सी लड़कियों को वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नज़र आती थी। ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक कहानी थी और ये आज से 7 साल पहले की बात है जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। 2 ख़ौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर कर रही हैं सीमा सुहेल इंडिया से। सीमा कहती हैं, आज आपके साथ मैं एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। सीमा कहती हैं, दिल्ली का रहने वाला एक लड़का था जिसका नेम अमित था। अमित जिस जगह पर जॉब करता था वहाँ पर उसके साथ एक और लड़का जॉब करता था जिसका नेम रवि था। अमित और रवि एक ही जगह पर जॉब करते थे तो उन दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई। रवि जो था वो राजस्थान के एक गांव से था। तकरीबन जब वो इकट्ठी जॉब करते रहे, उनकी बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई। तो रवि ने अमित से ये कहा कि रवि की शादी है तो तुम मेरे दोस्त और तुमने मेरी शादी में ज़रूर आना है। जिस पर अमित ने उसको ये कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। जब रवि की शादी थी तो वो अपने गांव जब जाने लगा था तो उसने अमित से ये कहा कि तुमने 2 दिन पहले आना है और वहाँ पर आकर तुमने जितने भी वहाँ पर हम लोगों की जो रस्में होती हैं और जो सारा सेटअप होता है, तुमने मेरी उसमें भी हेल्प करवानी है और तुम वो सारी रस्में देखना जो हम लोगों के वहाँ पर गांव में होती हैं। रवि ने कहा ठीक है, मैं कल तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। रवि वहाँ से चला गया और अमित ने नेक्स्ट डे जाना था। अमित ने जब वहाँ से जाना था तो वहाँ पर उसने जाने के लिए एक कैब बुक करवाई। जब उसने ड्राइवर को ये बताया कि मुझे राजस्थान के फलां गांव में जाना है तो ड्राइवर का ये कहना था कि 8 आवर्स की ड्राइव है। अब रात के टाइम वो लोग सफ़र कर रहे थे। अमित जो था काफ़ी ज़्यादा जब सफ़र गुजरा तो वो लोग एक बहुत सुनसान और वीरान सी सड़क से गुजर रहे थे। तो ड्राइवर ने ये कहा कि साहब क्या आप भूत प्रेत पर यकीन रखते हैं? जिस पर अमित ने ये कहा कि नहीं, मैं इन बातों को नहीं मानता, ये कुछ भी नहीं होता, बस लोगों का अपना वहम होता है जो अपने ऊपर वो सवार कर लेते हैं। जिस पर उस टैक्सी ड्राइवर ने ये कहा कि नहीं, आप जिस जगह पर काम करते हैं, आप तो ऑफ़िस में काम करते हैं, वहाँ पर आपका सामना इन चीज़ों से नहीं होता। लेकिन हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मामलात हो जाते हैं जब हम लोग किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जो दूर दराज की जगह होती है। जब हम लोग वहाँ से गुज़र रहे होते हैं या वापस आ रहे होते हैं तो हम लोगों के साथ ऐसे बहुत से हादसे हो जाते हैं। तभी एकदम से उस ड्राइवर ने और अमित ने देखा कि सड़क के ऊपर से कोई भाग कर उनकी गाड़ी के आगे से गुजरा। तो ड्राइवर ने बहुत ज़ोर से ब्रेक लगा दी और ये कहा कि अभी यहाँ पर मैंने किसी को देखा है, कोई आगे से भाग कर गुजरा है। जिस पर अमित ने ये कहा कि नहीं, तुम वहम कर रहे हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ आगे से गुजरी होगी तो गाड़ी की लाइट के आगे ऐसा फील हुआ होगा। तो तभी एकदम से टैक्सी ड्राइवर ने ये कहा कि साहब, ये सड़क के किनारे मुझे कोई खड़ा हुआ नज़र आया है। अमित ने भी देखा तो वहाँ पर एक औरत खड़ी थी। तभी उस टैक्सी ड्राइवर ने ये कहा कि ये रात का टाइम है, इतनी रात को कोई भी औरत सड़क पर खड़ी नहीं हो सकती, ना ही यहाँ पर पास कोई आबादी है।
मुझे गाड़ी नहीं रोकनी, जिस पर अमित ने ये कहा कि नहीं तुम्हें गाड़ी रोकनी पड़ेगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ औरतों की। तो पता नहीं ये कौन औरत है, किसी मजबूरी से यहाँ पर खड़ी होगी, तुम गाड़ी रोको, हम इसकी मदद कर देते हैं। जैसे उन लोगों ने गाड़ी रोकी तो टैक्सी ड्राइवर ने उस औरत से पूछा कि आप कौन है और इतनी रात को यहाँ पर क्यों खड़ी हैं। जिस पर उस औरत ने ये कहा कि मैं काफ़ी देर से 2 घंटे से यहाँ पर खड़ी हूँ, मुझे थोड़ा सा आगे जाना है, तो कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, मैं अकेली हूँ, आप लोग मेरी मदद कर दें। जिस पर अमित ने ये कहा कि ठीक है, अब पिछली सीट पर बैठ जाए, आपको जहाँ भी जाना है हम लोग आपको छोड़ देंगे। उन लोगों ने इस औरत को गाड़ी में बिठा लिया। अभी गाड़ी चलते हुए 15 से 20 मिनट गुजरे थे, अमित की आंख लगी और वो सो गया। तकरीबन थोड़ी ही देर के बाद टैक्सी ड्राइवर ने ये चाहा कि मैं पीछे पलट कर देखूं और ये पूछूं कि इस औरत ने किस जगह पर उतरना है। जैसे ही टैक्सी ड्राइवर ने पीछे पलट कर देखा तो गाड़ी में बैठी औरत गायब हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसने बहुत मुश्किल से गाड़ी को संभाला और अमित को जगाकर ये कहा कि गाड़ी में बैठी जो औरत थी वो गायब हो चुकी है। जिस पर अमित ने ये कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी आंख लगी थी, मैं सो गया था, तुमने पता नहीं उस औरत को कहाँ पर उतारा है, तुमने बहुत गलत किया है। टैक्सी ड्राइवर बार बार ये बात कह रहा था कि नहीं, मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन करें, मैंने उस औरत को कहीं भी नहीं उतारा, वो कोई और मखलूक थी जो खुद ब खुद गाड़ी में से गायब हो गई। जिस पर अमित का ये कहना था कि तुम्हारे दिमाग पर सिर्फ ये बातें सवार हैं, इसलिए तुम्हें हर जगह यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। थोड़ी ही देर के बाद चलते चलते लोगों की गाड़ी बंद हो गई। बार बार गाड़ी स्टार्ट करने पर भी नहीं हो रही थी। तभी ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला। जैसे उसने चेक किया तो उसने आकर ये कहा कि गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है और गाड़ी में पानी, जो मैंने बॉटल में पानी रखा था वो भी ख़त्म हो चुका है, जबकि मैं यहाँ पर आने से पहले मैंने पानी भर कर रखा था, पता नहीं वो कैसे ख़त्म हो गया। मुझे पानी के लिए यही कहीं से पता करना पड़ेगा, आप गाड़ी में ही रहें और गाड़ी को अच्छी तरह से लॉक कर लें, जब तक मैं ना आऊँ आप गाड़ी मत खोलना। अमित ने कहा कि ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और आ जाओ। जैसे ही ड्राइवर गया तो अमित क्या देखता है कि एकदम से उसी वीराने की तरफ से 4 औरतें आईं और आकर दरख्त के नीचे खड़ी हो गईं और गाड़ी की तरफ उन चारों औरतों ने मुंह कर लिया। उन लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए थे और अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रही थीं। अमित को आवाज़ें बाकायदा सुनाई दे रही थीं। वो 4 औरतें फिर ज़मीन पर बैठकर अजीबोगरीब अंदाज में रोने लगी। अमित ने जब टाइम देखा तो 1:30-2 बजे का टाइम था। उसने ये कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इतनी रात को कोई औरतें हों, पता नहीं ये कौन सी जगह है और ये किस जगह पर ये मामलात हो रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद जब ड्राइवर आया पानी लेकर तो अमित ने ये कहा कि यहाँ पर अभी अजीबोगरीब अंदाज में मैंने कुछ औरतों को रोते देखा है, वो उस दरख्त के नीचे थी। जैसे ड्राइवर ने उस तरफ देखा तो अंधेरे में ड्राइवर ने जैसे ही उस गाड़ी में पानी वगैरह उसने डाला, लाइट्स ऑन की तो उसको वो औरतें वहाँ पर नजर आईं। तभी ड्राइवर ने ये कहा कि आपने बाहर नहीं निकलना, मेरे पास एक रक्षा कवच है, आप ये गले में पहन लें। उसने भी वो गले में पहन लिया, दोनों ने गलों में पहन लिया। जैसे ड्राइवर के पास कोई चीज़ थी उसने वो सड़क की तरफ फेंकी तो वो चारों औरतें चीखें मारती हुई गायब हो गईं। तभी ड्राइवर ने अमित से ये कहा कि मैंने आपको कहा था कि इस जगह पर बहुत ज़्यादा ख़तरा है और ऐसी जगहों पर ऐसी चीज़ें अपना आप ज़ाहिर करती हैं, लेकिन आप नहीं मान रहे थे। तभी अमित ने ये कहा कि तुम जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात थी, इन बातों पर हमेशा यकीन रखना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अगर मैं अकेला आता और मैं अकेला ड्राइव कर रहा होता और 2 दफ़ा ऐसा ही हादसा मेरे साथ होता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। इसी तरह से एक लड़की थी जो मेडिकल की स्टूडेंट थी, उसके फादर की जब डेथ हुई तो 4 माह के बाद उनके जितने भी रिलेटिव्स थे उन सब ने उनसे मुंह फेर लिया, कोई भी उनको बुलाता पूछता नहीं था। वो माँ बेटी अकेली थी। उन लोगों ने यही कहा कि इतने बड़े घर में हम लोगों ने अकेले रहकर क्या करना है। उन लोगों ने अपने उस घर को सेल करने की बात की। उन लोगों का घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। जैसे उन लोगों का घर सेल हुआ तो वो घर सेल आउट करने के बाद वो लोग दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गई। वहाँ पर उन लोगों ने एक फ़्लैट रेंट पर लिया। जब उन लोगों ने वो फ्लैट जाकर देखा तो उन लोगों को वो फ्लैट पसंद आ गया। वो एक बिल्डिंग में था और वो जो बिल्डिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा सुकून देती, यानी वहाँ पर शोर शराबा नहीं था। रीना जो कि मेडिकल की स्टूडेंट थी, अपनी माँ के साथ उस फ्लैट में जब शिफ्ट हुई तो वो लोग बहुत खुश थे। लेकिन अक्सर उन लोगों को ये हैरानगी होती थी कि इस फ्लैट में हमें कभी भी कोई नज़र नहीं आया। ऐसा लगता है कि शायद हम लोग ही यहाँ पर रहते हैं। 7th फ्लोर पर उन लोगों का वो फ्लैट था। एक दफ़ा जब वो अपने कॉलेज से वापस आ रही थी तो जैसे ही वो लिफ्ट से ऊपर आ रही थी तो वो बार बार 7 प्रेस कर रही थी। जैसे वो 7 प्रेस करती थी तो वो इंडिकेशन देता था 5th फ्लोर का। वो बड़ी परेशान हुई कि मैं अकेली लिफ्ट में हूँ, ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये बार बार 5th फ्लोर का इंडिकेशन क्यों आ रहा है। तभी लिफ्ट 5th फ्लोर पर रुकी।
ना कोई इसमें आया और ना ही उससे कोई बाहर गया, लेकिन अपने आप दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। वो इस चीज़ को समझ ही नहीं सकी। उसने ये बात जाकर अपनी माँ से भी शेयर की, तो उसकी मदर का ये कहना था, सम टाइम ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कोई मसला नहीं, हो सकता है लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम होगी हो। जैसे ही रीना अपने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग में बैठी होती थी और उन लोगों को ये बताती थी कि हम लोग फ़लाँ जगह पर रहते हैं, मेरा फ्लैट जो है वो फ़लाँ बिल्डिंग में है, तो उन लोगों के चेहरे के तासुरात बहुत अजीब हो जाते थे। और वो लोग ये कहते थे कि जिस जगह पर तुम रहती हो वो बिल्डिंग अबेंडेंड है, वो हॉन्टेड है, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, तुम लोगों को वहाँ पर फ्लैट किसने दे दिया है। जिस पर रीना ये कहती थी कि तुम लोग कैसे ये बात कर सकते हो, तो वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। जिस पर रीना ने ये कहा कि तुम लोग किस दौर की बातें कर रहे हो, वहाँ पर हम लोग कब से रह रहे हैं, वहाँ पर हम लोगों को तो कुछ भी फील नहीं हुआ, हम लोग तो पिछले 2 माह से वहाँ पर हैं। तो तभी उसके क्लास फेलोज़ ने ये कहा कि क्या तुम्हें वहाँ पर कभी कोई इंसान नज़र आया है। जिस पर रीना ने ये कहा कि नहीं, ये बात तो सच है कि हमें वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। फिर हम लोगों ने यही समझा कि शायद हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी होता है, तो शायद इसलिए हम लोगों को कोई आता जाता दिखाई ना देता हो। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रीना को थोड़ी देर हो गई, तो वो जैसे अपने कॉलेज से वापस आ रही थी, जैसे लिफ्ट में आई तो लिफ्ट में पहले से एक औरत मौजूद थी। वो औरत बहुत अजीबोगरीब अंदाज की थी। पहले उसकी तरफ कमर करके खड़ी रही, फिर उसने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही 5th फ्लोर आया, वो औरत 5th फ्लोर पर चली गई। अभी जैसे वो उस लिफ्ट से बाहर निकल रही थी तो रीना की नज़र उसके पैरों पर पड़ गई। उसके पाँव उल्टे थे। रीना वहीं पर अपने फ्लोर पर जब बाहर निकली वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। जब उसकी मदर को फिक्र हुई कि इतनी देर से वो वापस नहीं आई, तो बाहर आकर देखा तो रीना बेहोश थी। बड़ी मुश्किल के साथ उसको अंदर लेकर गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपनी मदर को बताई। उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। नेक्स्ट डे रीना जब कॉलेज गई तो उसकी मदर ने यही मुनासिब समझा कि मैं इस बिल्डिंग के बारे में बाहर से जाकर किसी से पूछती हूँ, आखिर मेरी बेटी के साथ ये हादसा कैसे हो गया। वो उस बिल्डिंग से बाहर गई तो उस बिल्डिंग के इर्द गिर्द भी 1-2 बिल्डिंग्स थी जो बिल्कुल अबेंडेंड और ख़ाली थी। तभी उनको सामने की एक बिल्डिंग नज़र आई। वो उस बिल्डिंग में गई और वहाँ पर एक फैमिली से जैसे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, उसके बाद उन्होंने उस बिल्डिंग के बारे में बात करना शुरू की। तो उन लोगों ने ये कहा कि बिल्डिंग अबेंडेंड है, यहाँ पर अब कोई भी नहीं रहता। वॉचमैन भी सिर्फ डे टाइम आता है, इवनिंग में वो भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर पुरस्कार तरीके से एक औरत जलकर मर गई थी। और उसके बाद बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाली एक औरत इस बिल्डिंग में लोगों को दिखाई देती है। उस औरत की वजह से इसके आसपास वाली बिल्डिंग्स भी खाली हो चुकी हैं। आप ऐसा करें, आप लोग जितनी जल्दी होता है इस बिल्डिंग को छोड़ दें, और ये हम लोगों का आप मोबाइल नंबर ले जाएं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप फ़ौरन से हम लोगों को बुला लेना, क्योंकि आप इस शहर में नई हैं और अकेली हैं। जैसे ही रीना की मदर वहाँ से निकली, उन्होंने रीना को कॉल की और ये कहा कि जल्दी से वापस आओ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मैं तुम्हें बाहर बिल्डिंग के बाहर ही मिलूँगी। रीना ने कहा कि ठीक है, मैं अभी आती हूँ। पहले रीना ने अपनी मदर से ये कहा कि मैं इस लेक्चर के बाद आऊँगी, लेकिन फिर रीना को ये लगा कि शायद ज़्यादा अर्जेंट हो, तो उसने वो लेक्चर वहीं पर ड्रॉप किया और फ़ौरन से जैसे ही अपनी बिल्डिंग के पास पहुँची तो उसकी मदर बाहर खड़ी थी। रीना ने ये कहा कि बड़ी अजीब बात है, मैंने तो इनको देर से आने से कहा था, लेकिन ये तब की बाहर ही खड़ी हैं। रीना अपनी मदर को साथ लिए जैसे लिफ्ट में ऊपर आने लगी तो उसकी मदर अजीबोगरीब तरह से उसको देख रही थी। रीना बार बार बात कर रही थी, लेकिन वो चुप थी और ये कह रही थी अभी नहीं, ऊपर चलकर बात करेंगे। जैसे ही 5th फ्लोर आया तो एकदम से रीना की मदर ने 7 के बजाय 5th फ्लोर का बटन प्रेस किया। रीना ने कहा हमें 5th फ्लोर पर नहीं 7 फ्लोर पर जाना है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। 5th फ्लोर पर जैसे ही वो उतरी तो रीना को ये कहने लगी कि आओ मेरे साथ। रीना ने कहा कि आप कौन हैं, मुझे सही से बताएं। तभी जैसे ही वो औरत पलटी तो उसका चेहरा बदला हुआ था। रीना फिर से चीखने चिल्लाने लग गई और वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। रीना की मदर को जब पता चला कि उसने तो इतनी ऐसे वापस आना था, अभी तक वो आई नहीं है और उसका मोबाइल भी कोई अटेंड नहीं कर रहा, आखिर वो कहाँ पर है, तो वो तेज़ी से जैसे ही लिफ्ट में आई तो वो वहाँ पर बेहोश थी। फिर रीना कहती है कि जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी मदर के साथ थी और पास कुछ और लोग भी थे, लेकिन वो फ्लैट हम लोगों का नहीं था। जब उन लोगों ने सारी बात रीना से सुनी तो उसके बाद उन लोगों ने एज सून एज़ पॉसिबल उस फ्लैट को छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो पूरी बिल्डिंग अबेंडन हो चुकी थी। उसको रीना ने अपनी आंखों से देखा और रीना ये कह रही थी कि मैं अभी तक समझ नहीं पाई कि वो मेरी मदर के रूप में मेरे सामने क्यों आई, और मुझे बार बार ये कह रही थी कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो।
इसके बाद वो लोग कभी भी दोबारा उस बिल्डिंग में नहीं गए। ये 2 स्टोरीज़ थी जो सीमा सोहेल ने इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया सीमा आपका। लिसनर, ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nosheem57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर मस्का नॉवल की 11th एपिसोड आज मैंने ऑन एयर की थी, उसको ज़रूर विजिट करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जिन लोगों ने अभी तक हॉरर उर्दू सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया, हॉरर उर्दू सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उस पर मैं बहुत ज़्यादा हॉरर नॉवेल्स ऑन एयर करती हूँ। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।